नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल आज पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए का 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमने इससे दूर करने के लिए 11 सालों में विकसित भारत का आधार तैयार किया। एनडीए पारदर्शी और भविष्यदर्शी सरकार है। लोग गर्व से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू, आप ही लोग कहते थे, सब लोग, लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा जेएंडके के इलेक्शन में turnout was 63%. This is the change and this is the result of the bold decision taken. अगर हम उसी तरीके से बात करें एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का एडवांसमेंट, हम अभी भी ब्रिटिश की दुनिया में जी रहे थे, ब्रिटिश काल में जी रहे थे, उसको एडवांस करना। उसके साथ साथ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग जो डिस्टिंक्शन था उसको समाप्त करना, ताकि हम बेटर किटी का उपयोग कर सकें। हमारे अश्विनी जी बैठे हुए हैं। रेल बजट को एसिमिलेट करना और भारत की आर्थिक जगत को एक साथ कैसे देश के लिए डेवलप किया जा सकता है, उसको करना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकॉनमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई, और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है, वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है, और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। और हम 4th स्ट्रेट कंसेक्यूटिव 4th स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। और उसी तरीके से हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 67%, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैज इंक्रीज्ड बाय 135%, exports at the record of to the US dollars is 825 billion, gross FDI rise is 106%, टैक्स पेयर्स का बेस बहुत इंक्रीज हुआ है, वो 127%, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 200। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर दौरे पर रहे, जहां वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं, आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और आप देखते हैं गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाबों, सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं पर किस तरह की भीड़ लगती है और हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा यह जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली हैं। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को, जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हम, हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम 2.0 में शामिल होने के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जहां भी केंद्र सरकार का नाम आता है, पिछली सरकार और मुख्यमंत्री को हमेशा दिक्कत होती है। शायद इसलिए उन्होंने आयुष्मान योजना, वय बंधन योजना, आरोग्य मंदिर, पीएम आवास योजना और एक पेड़ मां के नाम को कभी स्वीकार नहीं किया। इसमें क्या दर था? एक पेड़ प्रकृति, हमारी मां, हमारी मातृभूमि के नाम पर। जहां जहां प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाता था, केंद्र सरकार का नाम आ जाता था, उन योजनाओं को लेने में पिछली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत रहती थी। शायद इसी कारण उन्होंने न आयुष्मान योजना को अपनाया, न वय बंधन योजना को अपनाया, न आरोग्य मंदिरों को अपनाया, न पीएम आवास योजना को अपनाया और एक पेड़ मां के नाम इसको भी नहीं अपनाया। कितनी तकलीफ की बात है। इसमें क्या था? एक पेड़ मां के नाम, मातृभूमि के नाम, प्रकृति मां के नाम, देश के नाम, अपनी मां के नाम। ये तो एक सामाजिक ड्राइव थी, उसे भी अपनाने में पिछली सरकार को तकलीफ थी। वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु अच्छा काम उन्हें भाता नहीं था। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज
कई आयोजन रखा, जिसके माध्यम से अब दिल्ली में न केवल हर स्कूल में हर व्यक्ति, हर विभाग, हमारे सारे डीएम ऑफिसेस, हर व्यक्ति अब इस ड्राइव में लगेगा कि दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिसका हमने टारगेट 70 लाख पेड़ों का लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास को गति देना है। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र की आधारभूत संरचना सशक्त होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पलायन की समस्या पर अंकुश लगेगा। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को ये भरी दोपहरी में आपका जोश बिल्कुल आसमान को छू रहा है। लगातार आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आपका सबका धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर न केवल इस क्षेत्र के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरोला विधानसभा जनपद उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम पुरोला विकासखंड के अंतर्गत लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है, जो भी घोषणाएं करते हैं, हमारा प्रयास होता है वो घोषणाएं हमारी पूरी हो। और जनपद उत्तरकाशी हो या हमारा विधानसभा क्षेत्र पुरोला हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हर विधानसभा में अनेक घोषणाएं जो हमने की है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पर उतरे। और इसके साथ साथ जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करते हैं, कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ते भाइयों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। साथ ही फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और इसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस की डीजीपी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय की डीजीपी आई नोगरंग ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में
क्या बोलते हैं, गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा, उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। उनको गिरफ्तार किया गया, और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाएगी? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी, और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया। जो जानकारी मैंने अखबारों में और जगहों से सुना है कि वो सोनम किसी और को चाहती थी और उसकी शादी किसी और से हो गई, तो एक षड्यंत्र के तहत जिससे शादी किया उसका हत्या कर दी। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर? राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, आवाज हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ।
सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोलो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी। मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज हो सकता है राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? जो कि आपसे तो क्लियर बात करता है, वो आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद। पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। आवाज हो जाता है मेरे को। खबर रांची से है, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आदिवासी परंपरा के अनुसार बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 125वां ये पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत मायने रखता है, झारखंड के जनमानस के लिए। और दुख इस बात की कि हमारे बीच नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए। लेकिन गर्व इस बात की है कि जो उन्होंने योगदान दिया है यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को संरक्षण देने का, उनके हक अधिकार में पहली पंक्ति पर खड़ा होने का। आज ऐसे शूरवीरों से ये झारखंड पटा पड़ा है और झारखंड सदैव ऐसे वीरों को नमन करेगा और जब तक झारखंड रहेगा तब तक उनको याद करेगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।